नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और विधायक विक्रमादित्य सिंह की आज जयपुर में शादी है। विक्रमादित्य सिंह उदयपुर राजघराने की सुदर्शना से ब्याह रचा रहे हैं और इसके लिए पूरा परिवार जयपुर में है। शादी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। शादी नारायण पैलेस में हो रही है और विक्रमादित्य की बारात कल शिमला लौटेगी। वीरभद्र सिंह ने अपने बेटे की शादी के बाद शिमला, दिल्ली, रामपुर और अर्की समेत 6 से 7 जगह रिसेप्शन रखी है, जिसके लिए सभी गणमान्य व्यक्तियों को न्योता भेजा गया है। जयपुर के नारायण पैलेस में आज होने वाली शादी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई वीआईपी शिरकत करेंगे। तो दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और विक्रमादित्य सिंह की आज शादी है। परिणय सूत्र में विक्रमादित्य सिंह बंधेंगे। बता दें कि शिमला ग्रामीण से मौजूदा विधायक है और उनके पिता वीरभद्र सिंह ने अपने बेटे के लिए उस सीट को छोड़ा था, जिसके बाद खुद वो अर्की जाकर चुनाव लड़े थे। वहां से उन्होंने जीत दर्ज की थी और विक्रमादित्य सिंह की राजनीतिक पारी की शुरुआत जहां इन विधानसभा चुनावों में हुई, तो वहीं अब नई जिंदगी की शुरुआत भी वो करने वाले हैं, यानी वैवाहिक जीवन में कदम रखने वाले हैं, परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं विक्रमादित्य सिंह। और उसके लिए वो राजस्थान पहुंच चुके हैं और आज जब वो परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं तो इस मौके पर वीआईपीज का जमावड़ा यहां पर लगने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर पहुंचे हैं। बता दें कि तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। जयपुर के नारायणा पैलेस में ये शादी हो रही है और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनके बेटे समेत तमाम परिवार के लोग यहां पर पहुंचे हैं और वीआईपी लोग यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। परिणय सूत्र में आज बंध रहे हैं विक्रमादित्य सिंह और शिमला वापस बारात लौटेगी। उसके बाद 6 से 7 जगहों पर रिसेप्शन दी जाएगी। और अब बड़ी खबर, भगौड़े नीरव मोदी का बंगला ढेर। जी हां, मुंबई में समंदर किनारे आलीशान बंगले को ढेर कर दिया गया। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत थी। बता दें कि कोस्टल रेगुलेशन जोन में अवैध रूप से यह बंगला बनाया गया था। काबिल गौर है कि 33,000 स्क्वायर फीट का यह आलीशान बंगला था जो मिट्टी में मिला दिया गया। प्रशासन ने इस बंगले को तोड़ा। भगौड़े नीरव मोदी का यह बंगला था और इस बंगले को अब तोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बैंकों को चूना लगाकर नीरव मोदी विदेश फरार हुआ था, उसके बाद यह बात लगातार जोर पकड़ रही थी कि कब कार्रवाई होगी और कार्रवाई जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मुंबई में समंदर किनारे आलीशान घर को ढा दिया गया। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत इस बंगले की बताई जा रही है। चलिए सीधे रुख करते हैं, संवाददाता चैतन्य हमारे साथ जुड़े हैं। चैतन्य, लगातार नीरव मोदी पर लगाम की बातें होती है और शुरुआत अलग अलग तरीके से कर भी दी गई है। इस बंगले को ही ले लीजिए, तोड़ दिया गया, अवैध रूप से था। क्या अपडेट्स आपके पास? जी राज, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बंगला बनाया गया था, ये जो यहाँ की कोस्टल रेगुलेटरी जोन में बनाया गया था, जो कुछ रूल्स होते हैं उनके वो वायलेट किया गया था और ये बंगला पूरी तरीके से बीच पे बनाया गया था, जिसकी वजह से सरकार ने जो है इनको वार्निंग दी थी कि अगर ये खुद डेमोलिश नहीं करेंगे तो करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी कई सालों तक उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है अलीबाग का, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये बंगला आता है अलीबाग में, एक किहिम बीच है, वहां पे ये बंगला लोकेटेड था। तो जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनको ऑर्डर दिए कि वो बंगला किसी भी हालत में डेमोलिश करना चाहिए, तो तुरंत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हाईकोर्ट को ये भी जवाब दिया था कि जो बंगला है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में है और हम उसको डेमोलिश नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा था कि जो इलीगल है वो इलीगल है और उसको डेमोलिश करना ही पड़ेगा। और तब जाके जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से जो ये बंगला है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया था और उसके बाद में वहां पे आज ये कार्रवाई की गई। पहले जब ये बंगला तोड़ने की कोशिश की गई थी जनवरी के महीने में, तब वो थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था और इसीलिए आज जो है डायनामाइट अराउंड 30 किलो के एक्सप्लोजिव यूज करके और डायनामाइट लगा के इस बंगले को आज डेमोलिश किया गया है।
आम आदमी को अगर हम समझाएं तो कैसे समझाएंगे कि समंदर किनारे मुंबई जैसी जगह में इतना बड़ा, इतने बड़े एरिया में ऐसे अवैध बंगले कैसे बन जाते हैं, और इतने वक्त तक जब तोड़ने की बात होती रही तो क्यों नहीं तोड़ा गया। यह तो मामला हाई प्रोफाइल हो गया, इसलिए शायद यह बंगला टूट गया, वरना सालों साल तक ना टूटता। इसके पीछे की कहानी जरा दर्शकों को समझाएं। जी राज, मैं बताना चाहूंगा कि ये एक बंगला नहीं है। ऐसे अलीबाग में जो है आज की डेट में आपको 159 कंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं जो इलीगल है और जो कोस्टल रेगुलेटरी जोन में आते हैं और इन्होंने रूल्स वायलेट किए हैं। बट कई लोगों ने जो है इसमें से कोर्ट में से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन पे कार्रवाई नहीं कर पा रहा है और हर जगह इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो ये जो कोर्ट में एक बार केस चला जाता तो आप समझते कि कई साल इसमें निकल जाते हैं। तो यही बात हुई थी नीरव मोदी के बंगले के साथ भी। ये कोर्ट में मैटर था, जिसके बाद में जब कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि इसको तोड़ना ही है आपको, तो आज उसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। बेहद शुक्रिया चेतन इस तमाम जानकारी के लिए। तो डायनामाइट के साथ इस बंगले को तोड़ा गया और लंबे वक्त से बात जरूर हो रही थी, लेकिन जो तमाम पहलू थे उन्हें ध्यान में रखकर अब आज इस बंगले को तोड़ दिया गया, डायनामाइट के साथ उड़ा दिया गया, कहे तो गलत नहीं होगा। पूरा का पूरे बंगला किस तरीके से जमींदोज हुआ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपको मुंबई के समंदर के किनारे से दिखा रहा है, जहां पर इस बंगले को तोड़ दिया गया प्रशासन की तरफ से कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई। शाहपुर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल में चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान राहुल ने प्रदेशवासियों से कई बड़े वायदे भी किए, लेकिन राहुल के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी थे। और प्रधानमंत्री यहां आते हैं और आपसे कहते हैं मुझे प्रधानमंत्री मत बना, मुझे चौकीदार बना। चौकीदार ये कुछ इसी अंदाज में शाहपुर के चंबी मैदान में राहुल गांधी ने हुंकार भरी। अपने पूरे भाषण के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर चुन चुन कर वार किया, चाहे वो राफेल डील हो या फिर एयर स्ट्राइक। यही नहीं, राहुल ने कांगड़ा के शहीद तिलकराज की शहादत को सलाम करते हुए यह तक कह दिया कि देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले अर्धसैनिक बलों को भी उनकी सरकार बनने पर शहीद का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही राहुल ने गरीबों को न्यूनतम आमदनी की भी गारंटी दी। 526 करोड़ का हवाई जहाज नरेंद्र मोदी जी 1600 करोड़ रुपए में खरीदते हैं। एचएएल को परे कर देते हैं कि 2019 में जैसे ही हमारी सरकार आएगी, चाहे वो किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स से व्यक्ति हो, अगर वो देश की रक्षा में शहीद हुआ है तो उसको शहीद का स्टेटस मिलेगा। दुख की बात है कि जब पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री उस मामले का पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं। हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों को कम से कम आमदनी की गारंटी कांग्रेस पार्टी देगी। आपके बैंक अकाउंट में सीधा हर महीने पैसा आ जाएगा। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आने वाले चुनाव में दिल्ली में आपकी सरकार बनने जा रही है। शाहपुर के चंबी मैदान में हुई इस रैली में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता राहुल को सुनने पहुंचे थे। साथ ही प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। मजबूत इरादे और सशक्त सोच के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल से बदलाव की हुंकार भरी। हिमाचल प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। इस बार राहुल गांधी को उम्मीद है कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीट जीतने में पार्टी जरूर कामयाब होगी। शाहपुर से विचित्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। शाहपुर के चंबी में राहुल गांधी की रैली पर सियासत गर्मा गई है। सीएम जयराम ठाकुर ने चुटकी भरे अंदाज में रैली में कार्यकर्ताओं के लिए कुर्सियां समेटने की बात कही और लोग सिर्फ निराश होकर गए, ये कहने से भी सीएम जयराम ठाकुर नहीं चुके। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीएम पर पलटवार किया। सुने जरा। उन्हें हालत देखी होगी कि वहां जहां कार्यक्रम था वो कुर्सियां समेटते रहे लोग,
जितनी वहाँ पर वो जनसभा के लिए तैयारी की गई थी, लोग नहीं पहुँच पाए, निराश होकर गए हैं और कांग्रेस के लोग हताश होकर के। समय आ गया है और हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें कांग्रेस जीतेंगी। कांग्रेस कांगड़ा से शुरुआत कर दी है, राहुल जी की आने वाले समय में और रैलियां होंगी और जो मुख्यमंत्री चुनौती फेंक रहे हैं, हम उनको ये कह देना चाहते हैं कि ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, ये हमें कोई खौफ खाने की जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी लोकसभा के चीफ व्हिप और सांसद अनुराग ठाकुर ने भी राहुल की इस रैली पर निशाना साधा। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस की रैली फ्लॉप शो रही, जिसका जवाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कुछ इस अंदाज में दिया। मुझे लगता है आईना कांग्रेस को देखने को मिल गया। फ्लॉप शो जिस तरह से रहा, कुर्सियां खाली पड़ी रही, लाए थे बड़े नेता को लेकिन कुछ नहीं हो पाया, वही हुआ। जनता ने संदेश दे दिया है, कुर्सियां भी उनकी खाली थी, जब बैलेट बॉक्स में भी उनको वोट नहीं पड़ेंगे। हिमाचल एक बार फिर चौका लगाएगा, चारों की चारों सीटें मोदी जी की झोली में डालकर अब की बार 400 पार कर। कि इस मैदान में पहले भी भारतीय जनता पार्टी की 2 जनसभाएं हुई, एक में प्रधानमंत्री मोदी खुद आए थे, दूसरी जो है गडकरी साहब आए थे। उस जनसभा और इस जनसभा में एक बुनियादी फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की जो जनसभाएं हुई उनमें उन्होंने जो है धन बल का पूरा प्रयोग किया। उसमें जितने भी कार्यकर्ता आए वो जो है अपने अपने साधन जो है जुटा के खुद आए और जितनी भारी भीड़ जुटी उससे हमारा उत्साह बढ़ा है। हिमाचल की जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। तो ये 2 तस्वीरें, एक तरफ कहा जा रहा है कि भीड़ नहीं थी, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भीड़ थी। यही है सियासत की असल तस्वीर। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। आग ने दूसरे गोदाम को भी चपेट में लिया है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुट चुकी है। तो बड़ी खबर फरीदाबाद से हम आपको दे रहे हैं, जहां पर कबाड़ के गोदाम में आग लगी। आग ने दूसरे गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले एक जगह आग लगे और फिर दूसरे गोदाम को भी चपेट में ले लिया जाए तो क्या आलम रहेगा। कबाड़ का ये गोदाम, और कबाड़ के इस गोदाम में जब आग लगी तो उसके बाद जो दूसरा गोदाम था साथ में, वहां पर भी ये आग फैल गई। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं और इस पर जानकारी जरूर लेंगे कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। लाजमी है कि माल का तो भारी तादाद में नुकसान हुआ होगा और कबाड़ का व्यापार जो व्यापारी रहते हैं वो बड़े स्तर पर करते हैं, लेकिन साफ साफ देखा जा सकता है कि कबाड़ का एक गोदाम पहले जलता है, फिर दूसरा गोदाम भी उसकी चपेट में आ जाता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जरूर मौके पर पहुंचती है और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में अभी भी जुटी हुई है। बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। धुएं का काला गुब्बार और आग की ये लपटें बता रही हैं कि हालत खराब रही होगी इस पूरे इलाके की और पॉल्यूशन भी ज्यादा फैलता है ऐसी जगहों की जब बात होती है। और खासतौर पर अगर फरीदाबाद की बात करते हैं तो जो अभी सर्वे लेटेस्ट सामने आया उसमें पूरी दुनिया में फरीदाबाद उन पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित शहरों में से हैं जो टॉप 10 की सूची में है, जिसने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं हरियाणा के 2 शहर जिनमें गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों आपस में सटे हुए, दिल्ली से करीब और सबसे ज्यादा प्रदूषित। और ये प्रदूषण की और तस्वीरें जो निकलकर सामने आती है जब ऐसे आग लग जाती है। सवाल नंबर 1 कि किसी का जानी नुकसान तो नहीं हुआ। सवाल नंबर 2 ये कि ये पूरी की पूरी आग लगी कैसे। और इन्हीं दोनों सवालों के जवाब हमारे संवाददाता हमारे साथ साझा करेंगे। दीपक कुमार फरीदाबाद से जुड़े हैं। दीपक, का कोई जानी नुकसान तो नहीं और आग कैसे लगी, कारण पता चल पाए हो? जी बिल्कुल राज, काफी भयंकर ये आग लगी हुई है। सीकरी इलाका है जहां कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। दरअसल एक लड़का है जो कूड़े के ढेर में आग लगाने की कोशिश कर रहा था और उस कूड़े के ढेर की आग के दौरान हवा तेज चल रही थी और उसकी वजह से कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। और एक गोदाम में आग लगते ही उसने दूसरा गोदाम जो बिल्कुल बराबर में था उसको अपने चपेट में ले लिया। तो फिलहाल काफी भयंकर ये आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर हैं जो आग बुझाने की कोशिशों में लगी हुई हैं। और जहां तक जानी नुकसान की बात है, वहां अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कोई आदमी अंदर नहीं फंसा हुआ है, तो ये किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं है, लेकिन माल का काफी नुकसान है। तो फिलहाल पुलिस अधिकारी मौके पर हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं। कोशिश बिल्कुल दीपक, क्या आग कम हुई है या फिर आग फैलती जा रही है? क्योंकि जो शुरुआती जानकारी आपने दी उसके हिसाब से एक गोदाम से दूसरे गोदाम में भी ये आग लगी, यानी आग बढ़ रही है। तो ऐसा तो नहीं कि आसपास रहायशी इलाके हों, फैक्ट्रीज हों, वहां तक आग फैल सकती है? क्या अभी लेटेस्ट अपडेट इस पर?
नहीं, फिलहाल जो आग जो लगी है फिलहाल 2 गोदामों में ही लगी है, क्योंकि ये दोनों गोदाम एक दूसरे के आसपास थे। बाकी इस तरह की उम्मीदें नहीं दिख रही हैं कि इससे आगे जो कि दूसरी जगह जो है वहां पर आग ये फैल पाए, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं। कोशिश पूरी तरह इस बात की कि इस आग को काबू पाया जा सके। पुलिस अधिकारी मौके पर हैं, इस बात की तरह से पुष्टि की जा रही है कि किसी तरह से कोई आदमी उसमें ना फंसा हो, और जो लड़का था जो कूड़े के गोदाम में आग लगाने की, कूड़े के ढेर में आग लगाने की कोशिश कर रहा था, उसको फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। किस तरह की लापरवाही रही और किस तरह से आगे से पुलिस को कदम उठाना है ये एक अलग बात होगी, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में शहर में पॉल्यूशन लेवल अचानक बढ़ गया है, क्योंकि नेशनल हाईवे पर ये आग लगी हुई है और चारों तरफ सिर्फ धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं इस समय। और पॉल्यूशन और प्रदूषण की अगर बात करते हैं दीपक, तो जो अभी सर्वे हुआ उसमें भी फरीदाबाद टॉप 10 की सूची में, यानी आलम खराब ही दिखता है, और इस आग के बाद तो और ज्यादा फरीदाबाद के लिए मुश्किल बढ़ेगी। क्योंकि लोगों को पहले से ही फरीदाबाद में जो पोल्यूशन का लेवल है उससे लगातार दिक्कत आ रही है, सांस की दिक्कतें लोगों को बढ़ रही हैं, इसके अलावा और कई सारी दिक्कतें बढ़ रही हैं। और कमाल की बात यह है कि फरीदाबाद में पोल्यूशन जो पर्यावरण मंत्री हैं उनका रिहाइश भी यही है, फरीदाबाद के सेक्टर 16 में वो रहते हैं। तो पर्यावरण मंत्री के शहर में अगर इस तरह का पर्यावरण बढ़ता है और देश और विदेश तक अगर इस बात की चर्चा होती है कि फरीदाबाद का पोल्यूशन लेवल टॉप 10 में आता है, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और बिल्कुल, और दिए तले अंधेरा अगर कहें दीपक तो गलत नहीं होगा। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये भयानक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर धुएं का गुब्बार, आग की लपटें साफ साफ देखी जा रही है, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कोशिश में कि इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके।